आज के टाइम में अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप कुछ नहीं। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है कि आपको क्रिएटिव होना है। अगर आप एक ही लूप में रहना चाहते हैं तो दिस इज नॉट अ क्रिएटिविटी। तो डेली रूटीन है, सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस गए, स्कूल गए, फिर 4 फाइलें साइन करी, 4 होमवर्क कंप्लीट किए, फिर लंच किया, फिर 2-3 बजे अपना कुछ देखा, 5 बजे घर गए, ट्यूशन गए, 6 बजे टीवी देखी, 8 बजे या फिर सो गए। तो क्या किया जाता? आज के समय में मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं यूथ के लिए? आजकल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सब रिसोर्सेज। आप अगर फोन खोलो, अगर आपके पास आइडियाज अच्छे हैं ना, तो यू डोंट बिलीव, आप एक छोटे से गांव में छोटी सी जगह बैठ के ना आप दुनिया को बहुत कुछ करके दिखा सकते हो। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद बहुत छोटे से गांव से आते थे और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर उस यंग समिट में फोटो खिंचा रहे हैं। तो वो उनकी क्रिएटिविटी। Hello everyone. Welcome to Career Compass, powered by J3 Academy, where we connect young minds with inspiring change makers. Today we feel honored to welcome a dynamic youth leader, storyteller and media innovator, Mr. Sohad, the founder of the Radio Damru, a platform that promotes young voices and creative expression. Sir, we warmly welcome you to the show. Thank you for joining us. थैंक यू फॉर। Sir founded Radio Damru with a vision to give space to young artists, creators, storytellers, and local talents. Through Radio Damru, he has created a vibrant platform that blends creativity, community engagement, and modern digital communication. He is widely appreciated for inspiring youth, building talents, nurturing, creating leadership. Before we begin our conversation, we want to share a short motivational story. Nitin Kamath, CEO and founder of Zerodha, started small with no business background, no big investment, just a dream. He worked in call center during the day and traded at night. He faces many losses, setbacks, and failures, but still he did not stop. Years later, he launched Zerodha, now India's biggest online platform. His journey teaches us that success belongs to those who remains disciplined, patient, and consistent. सर कृपया अपनी जर्नी के बारे में बताइए। रेडियो डमरू शुरू करने का विचार आपको कैसे आया? जर्नी कुछ ऐसी खास नहीं है, लेकिन खास बनाती है आप जैसे लोगों के साथ, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो कहीं से कहीं आपको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। जब आई वॉज वेरी यंग, जब मैं स्कूल्स में था तो मैं इतना कुछ शार्प नहीं था पढ़ने में, ऐसा मतलब एवरेज स्टूडेंट, लाइक जैसे बैक बेंचर्स सब बैठते हैं पीछे जिनको कहते हैं कि नहीं भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो वाला सीन था। लेकिन ठीक है, लेट इट बी, वो स्कूल टाइम था, नहीं पढ़ते थे। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर स्कूल से सोचा कि अब तो यार 12th है, अब 12th में क्या करना है। मेरे पास बायो और थी टेक्निकली, और पढ़ने में तो वैसे ही मैं बहुत स्ट्रांग था। तो ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है करते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे तैसे पास हुआ, 12th हो गई। अब एक प्रेशर था कि अब क्या करना है, क्योंकि जब आप एक छोटे शहर से आते हो तो एक विजन क्या रहता है, पेरेंट्स का विजन क्या होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या आपका अपना कोई ओन बिजनेस हो जो आप कर सकते हैं। फिर लास्ट ऑफ द ऑप्शन जो नहीं पढ़ते भाई, गाँव जाओ, अपनी खेती बाड़ी करो, यही एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है क्या करना चाहिए। तुम्हारी मदर सजेस्ट में ठीक है तू एक काम कर। तो उस समय का टाइम था, लाइक जो बीएमएस के बारे में इसको पता हो, जो आयुर्वेदा की पढ़ाई होती, तो पतंजलि योगपीठ का एक बहुत ज्यादा एक समय क्रेज था कि भाई आपको वहां जाना है, एक अच्छा डॉक्टर बन के आपको लोगों की सेवा करनी है। ये मैंने सोचा कि नहीं यार, सेवा और भी तरीके से कर सकते हैं, लोगों से और भी तरीके। मुझे हमेशा से जुड़ा रहा था कि मुझे लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, तो मैं अपनी मौसी का गया हुआ था कुछ छुट्टियों पे, तो ऐसे ही मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि क्रिकेट मुझे पसंद था तो खेल रहा था। ऐसे किसी ने सजेस्ट किया एक काम कर, तो मास कम्युनिकेशन कर ले। मास कम्युनिकेशन जो है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो मीडिया जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, और ये आपको जो है सीधे मीडिया इंडस्ट्री के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने वहां देखा कि यार इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो आई एम स्क्रोलिंग इंटरनेट, मैंने और भी चीजें पढ़ी। तो उसमें एक बेस्ट चीज थी कि यहाँ पर 75% प्रैक्टिकल एंड 25% थ्योरी। तो मैंने कहा पढ़ना कम पड़ेगा तो ज्यादा फायदा है।
प्रैक्टिकल है, ठीक है भाई, घूमना फिरना, माइक लेके अपना काम चलाते रहेंगे। ठीक है, मैं कॉलेज में पहुंचा तो आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर, तो मैं आई वाज लाइक, मैं वेरी मतलब मैं एक बहुत छोटे टाउन से हूँ। और आ, आप जैसे लोग, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब घर से निकलते हैं तो पता है कि घर पे बाल ऐसे करके और एकदम डिसेंट बन के और फॉर्मल पहन के पहले दिन कॉलेज में पहुंचा। माई कॉलेज जस्ट लाइक करण जौहर कॉलेज। तो मैं वहां का करण जौहर नहीं, मैं स्पॉट बॉय बन के वहां पहुंचा। मैंने कहा यार ये कहाँ आ गया मैं, मतलब बहुत, क्योंकि मेरा कॉलेज फिल्म सिटी में था, बहुत एक्सपोजर, बड़े बड़े लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले हैं और मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, तो उस समय की बात। मैंने कहा ठीक है यार, अब तो संघर्ष करना है, शुरुआत हुई है, कुछ नया है। घर पे बोल के आया था कि नहीं, तो मेरे पेरेंट्स ने इस शर्त पे एडमिशन कराया था कि नहीं भाई साहब, अब अगर आओगे तो कुछ करके आना, वरना फिर अपना अपना व्यवस्था देखना। मैंने कहा ठीक है, मैं करता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं वहां पहुंचा, कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे पड़ाव थे, नहीं समझ में आ रहा था। लोग बिचिंग करते थे, लोग प्रोवोक करते थे, लोग साथ के दोस्त जो लोग थे वो मतलब जज करते थे कि यार तुम क्यों चले आए, क्योंकि मेरा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग था, मैंने वो सब चीजें देखी नहीं थी, मेरे लिए पहला एक्सपोजर था, पहली चीज थी, कुछ नई। जैसे कि आप, जैसे आज आप मुझसे मिल रहे हो तो मुझे लगता है कि आप जब बड़े हो गए तो आपको शायद याद आए कि ये चीजें कभी मेरे साथ किसी से इंटरेक्शन हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, सबको, किसी को एंकर बनना था, किसी को जर्नलिस्ट बनना था, किसी को फोटोग्राफी का बहुत पसंद था, किसी को इवेंट्स एंटरटेनमेंट बहुत पसंद था। तो सबकी अलग अलग चीजें जो थी वो डिसाइडेड थी। तो आई वाज लाइक कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इस पर करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर निकला। सेकंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई, जो कि एक जर्नलिज्म बनने का पहला पड़ाव होता है, क्योंकि आपके कॉलेज के डायरेक्टर हैं वो भी इन सब चीजों से वाकिफ है और वो आपको बताते भी हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब चैप्टर शुरू होता है ना, तो आपके अंदर का एक अलग पत्रकार जग जाता है कि नहीं भाई, हम इस देश को सही करेंगे, हम यूथ हैं और हम क्योंकि हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं, तो हम वो करेंगे। तो सबको एंकर बनना था, सब माइक लेके एकदम रेडी गेटअप में ग्रीन स्क्रीन पर बैठ के, और सब एंकरिंग कर, लाइन लगी रहती थी, मतलब ऑडियो नंबर आया कि नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए। एसी, क्योंकि आमूमन तौर पर स्टूडियो सब एसी में होते हैं, सारी इक्विपमेंट्स को ठंडा रखा जाता है। तो सबको एंकर बनना था। एक स्टेशन था मेरे कैंपस में ही जो बिल्कुल खाली था, दिस नेम रेडियो नोएडा, और वो रेडियो स्टेशन था जहां पर कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां पर फेस नहीं दिख रहा था ना। वहां पर लोगों को लगता था कि यार यहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। अब क्योंकि गर्मियों का टाइम था तो मैंने सोचा यार इधर तो नंबर आ नहीं रहा है, तो एसी की हवा खानी है, चलो भाई रेडियो की तरफ चल देते हैं। तो वहां मैं ऐसा पहला स्टूडेंट वहां पहुंचा, मतलब जो मेरे सेमेस्टर से थे, कि टीचर्स देख रहे हैं, वो मेरे से पूछ रहे कि गलत चले आए क्या, उधर एंकरिंग तो उस वाले सेक्टर में हो रही है, इसमें नहीं। नहीं नहीं, मुझे रेडियो सीखना है। मैंने ऐसे ही बोला कि ठीक है, टाइम जब तक नहीं हो रहा तो इधर बैठते। तो मैंने रेडियो को जाना। आप बिलीव नहीं करोगे, रेडियो एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा वो चीज फील जो है वो कराने वाली। टीवी पे आप देखते हो भूल जाते हो, रेडियो पे जब आप सुनते हो ना तो उस चीज को आप फील करते हो। तो रेडियो वो चीज है। और रेडियो की जब शुरुआत हुई तो मेरी टीचर थी गीत मैम, उन्होंने मेरे को सिखाया। अलबीना अब्बास मेरी डीन थी, उन्होंने मेरे को चीजें बताई, कैसे हाउ टू राइट, कैसे आपको लिखना चाहिए, आप कैसे एड्स बना सकते हो, आप कैसे पब्लिक एडवर्टीजमेंट जो है, जो भी पीएसएस होते हैं वो कैसे आप दे सकते हो, कैसे आपको वॉइस ओवर करना होता है, और कैसे आप आरजे बन सकते हैं, एज ए रेडियो जॉकी। रेडियो जॉकी इज मेन थिंग, क्योंकि हर किसी को आपने देखा होगा, आरजे नवेद, आरजे रौनक का भी नाम सुना हो, बउआ सुना हो, मिर्ची मुर्गा सुना हो, आरजे पूरब, ये मेरे सीनियर थे, मैंने इनके साथ काम किया। ठीक है, मैं पहुंचा, शुरुआत हुई रेडियो की। मैंने अपना पहला 6-8 महीने मेहनत करने बाद मैंने 2 मिनट का सेगमेंट शुरू किया। द सेगमेंट नेम इज फैक्टोमीटर। फैक्ट्स, उसमें हम फैक्ट्स बताते थे कि इंडिया में क्या क्या ऐसी चीजें जो बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पानी में बना हुआ है, शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आज तक कभी डाक भी नहीं पहुंचा है। बहुत सी चीजें थी जो शायद अमून जो मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों को नहीं पसंद थी। तो द सेगमेंट नेम इज स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैं 1 मिनट का सेगमेंट करता था। आई वाज, जब मैंने पहली बार उसको रेडियो को सुना, आई वाज वेरी हैप्पी एंड थोड़ा इमोशनल भी था कि यार चलो कुछ तो किया। लेकिन वो था, कॉलेज भी चल रहा था, तो फिर उस समय कॉलेज के साथ साथ और भी चीजों पर मेरा ध्यान था, लेकिन रेडियो पे कंटिन्यू। और फिर धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि यार इस रेडियो में कुछ और बड़ा करना है, तो मैंने फिर कुछ इनोवेटिव चीजें करना शुरू कर दिया। फर्स्टली मेरे को मॉर्निंग शो मिला, तो उस शो को मैं होस्ट करता था, मॉर्निंग शो।
जिसको 9 सुबह 7 से लेके वहाँ 12 बजे तक मैं होस्ट करता था। उसके बाद मैंने कहा अब कुछ और करना, तब तक एट दैट टाइम कोविड आ गया। और जब कोविड आया तो आपको पता था क्या क्या, कि आप तो बहुत यंग हैं और आपके जो सीनियर्स हैं वो समझते होंगे कि कोविड एक ऐसा दौर था जहाँ पर लोगों ने अपने लोगों को भी खोया। और वन ऑफ माई सीनियर एंकर जिस नेम इज रोहित सरदाना, और एवरीवन आप सब उनको जानते होंगे। तो रोहित सर और मेरा फैमिली जैसा था, और मैं जिस सोसाइटी में रहता था वही वो भी उस सोसाइटी में थे, और वो हम लोग साथ ही ट्रैवल करते रहते थे। तो वो उन जैसे महान हस्ती चली गई, तो वो भी हमने देखा। तो मैंने सोचा कि नहीं यार कुछ नया करते, तो मैंने एक शो बनाया था, शो नेम इज कोरोना वॉरियर, जहाँ पर डॉक्टर्स जो भी हमारे सपोर्ट में थे, डॉक्टर्स हो गए या आपके एंकर्स हो गए, आपके पुलिस वाले हो गए, आपके जितने भी जो सब्जी जो आपके घर तक पहुंचा रहे थे, वेंडर्स हो गए, या जो जो आपके सपोर्ट में थे, मैंने उन सबको एकत्रित करके एक शो बनाया। शो नेम इज कोरोना वॉरियर, और आप बिलीव नहीं करोगे वो शो इतना हिट गया, उसको सबने सुना, और वो शो बहुत इमोशनल था क्योंकि लोगों के दर्द थे वो, क्योंकि कितने लोगों ने अपनों को खोया, किन लोगों ने अपनी फैमिली नहीं देख पाई, बहुत से लोग 8-8 महीने तक अपने परिवार से नहीं मिल रहे थे। तो लोगों का जो दर्द था वो सामने आया, और जो लोग घर पे थे, जो लोग सुन रहे थे, वो दर्द से वो कनेक्ट कर पाए, वो फील कर पाए कि वो क्या था। उसके बाद फिर मेरी जर्नी धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर मैं आई वॉज इन दैनिक भास्कर, फिर मैं अलग अलग चैनल्स में गया, फिर मैं भोपाल गया, मैंने थोड़ा काम किया इधर उधर। मैं सोचा कि और कुछ क्या करना चाहिए। फिर 2021 का टाइम था, मैं वापस इटावा आया कोविड में, मेरे फादर को कोविड हो गया था, तो मैं घर पे ही था। मैंने सोचा कि यार मैं दुबई जाने का प्लान करा था। मैं किसी सीनियर किसी बड़े चैनल ने मेरे को ऑफर किया था कि वहाँ आ जाओ, वहाँ जो है हम तुमको देंगे, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मैं वापस आया। तो फिर ये जर्नी जो है, फिर रेडियो डमरू की जर्नी तब से शुरू हुई। सबसे पहला, अगर आप यंग हैं तो चुनौती सबसे बड़ी यही होती है कि जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं ना, तो आपका सपोर्ट सिस्टम के लिए शायद मुझे लगता है आपके पेरेंट्स ही होते हैं या अपने फ्रेंड्स होते हैं। बाकी हर कोई आपको टीज करता है, आपको ये रियलाइज कराता है कि आप इस चीज को नहीं कर पाओगे। जब रेडियो मैंने शुरू किया तो शायद अभी आप लोग बहुत सारे यंगस्टर हैं जो अभी इंटरटेनमेंट की दुनिया से रूबरू हैं, लेकिन आप रील्स और इनमें ज्यादा बिलीव करते होंगे। लेकिन रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहां पर आपको हमेशा आपके मनपसंद गाने, मनपसंद एंटरटेनमेंट के साथ आपको वो नॉलेज और ऑथेंटिसिटी मिलती है ना, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलती। मीडिया चैनल में आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली धर्मेंद्र जी हमारे जो सीनियर एक्टर हैं, उनको लेके एकदम से गलत न्यूज स्प्रेड कर दी गई थी, जबकि वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी, उसको कहीं फैक्ट चेक नहीं किया। रेडियो पे कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि आप रेडियो सुन रहे हो, अचानक से किसी ने कोई चीज पब्लिश कर दी, क्योंकि जब तक हम ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक हम नहीं चला सकते। फिलहाल आपके पॉइंट पे आते हैं। तो जब रेडियो शुरू करने के थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे यार कौन सुनेगा, आजकल ब्लूटूथ का जमाना है, तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो। इटावा जैसे शहरों में कोई नहीं सुनता है, यहाँ गाड़ियां भी नहीं है, यहाँ आपने पैसा लगा के अपना टाइम वेस्ट किया, तुम्हें जॉब करनी चाहिए थी, पेरेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे हो, घर पे बस यही सब पैसा जो है बर्बाद कर रहे हो। देखिए एट दैट टाइम आज 3 साल है, और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे इस रेडियो को दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया, और यंग एंटरप्रेन्योर में मुझको अवार्ड दिया। और आप सबके प्यार के, आप सबके सपोर्ट की वजह से आज इटावा का मोस्ट ग्रोइंग रेडियो बनके ये जो डमरू है वो निकल के आया। कभी नहीं। देखो जो क्रिएटिव, मैं आपको बताता रहा हूँ, ये जो फील्ड, चाहे आपने जोरदा के बारे में बात की हो, उनके जो फाउंडर थे उनको भी नहीं पता था उन्हें क्या करना है। जो आपको करना होता है ना, आपको बस एक चीज फोकस करनी है। यू आर यंग, आप इन यंग स्टेज पे हैं, अपना डेडिकेशन किसी भी चीज को लेकर, चाहे आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना हो, चाहे आपको सिंगर बनना हो, चाहे आपको एंकर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, ये डिसाइडेड चीजें तब होती है ना जब आपको पता हो कि हमारी फैमिली में ये सब चीजें लेगेसी चले। जैसे मेरे जैसे मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर्स के घर में मोस्टली सब डॉक्टर्स ही बनते हैं, बहुत ज्यादा रेयर केस में। टीचर जब किसी में एजुकेशन लाइन बहुत लंबी, सब एजुकेशन सेक्टर में ही होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था, फादर पुलिस में थे, मम्मी टीचर थी, तो दोनों का अलग अलग था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जिंदगी में आपको कुछ ऐसा करना है कि यार कम से कम आप जब कहीं भी जाओ ना, एटलीस्ट लोग आपको जाने। तो वो क्यूरियोसिटी शुरू से रही कि मैं लोग मुझे जरूर जाने, ये मेरा हमेशा था। मुझे ये नहीं पता था कि इटावा के लिए और आप लोग के लिए कुछ नया कंट्रीब्यूशन और कुछ नया जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था। क्या आपके करियर में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपको बहुत मजबूत बनाया हो? हाँ आया था। सबके लाइफ में अपने अपने एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब आई वॉज इन दैनिक भास्कर और मैं अपनी जॉब कर रहा था, तो क्या हुआ उस समय
इलेक्शन आ रहे थे, यूपी इलेक्शन था 2022, और वो इलेक्शन जो थे वो बहुत पीक पे थे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी सीट है कि जहां पर हर कोई चाहता है कि उस इलेक्शन को कवर करो। आई वाज इन इटावा, और मैं इटावा से बिलोंग भी करता हूँ, उस समय मैं इटावा भी था। तो मैंने अपने सीनियर से बोला कि यार सर, मैं माइफेम में तो काम कर ही रहा था, मैंने कहा कि अभी मुझको डीबी डिजिटल में काम करना है और मैं पॉलिटिकल कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि इटावा एक हॉट सीट थी, उसको हर कोई देखना चाहता। तो यहाँ पे बड़े बड़े हमारे शहर में टचवुड बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता जो है शहर से, बड़े बड़े कवि निकले हैं, बहुत सारे लोग निकले, तो आपके पास अच्छा कंटेंट है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स कभी कभी ऐसा हो जाती है कि आप ना ऊपर के रहते हो ना नीचे, आपको बीच में टांग दिया जाता है। तब मैंने एक ठोस कदम उठा दिया, नहीं भाई, अगर यही करना है तो फिर मैं अपना क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने वहां पर एट दैट टाइम अपना जॉब छोड़ के, सैलरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के क्विट किया, और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया और समझा कि अब लाइफ में क्या करना है। वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो मैंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन, अगर मैंने वो डिसीजन तब नहीं लिया तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठता। आपके अनुसार सफलता स्किल और कंसिस्टेंसी से मिलती है या फिर रिसोर्सेज से? आपकी सफलता स्किल्स से, आप मेरे हिसाब से स्किल्स और कंसिस्टेंसी से आप जो है अपने आप को जो है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो मैन है। अगर आपके पास स्किल्स है, फॉर एग्जांपल अच्छी बात है, मांझी ने पहाड़ छोड़ के रोड बना दिया था, लेकिन उसके पास भी अगर रिसोर्स, अगर हथौड़ा नहीं होता या छेनी नहीं होती तो शायद वो रोड नहीं तोड़ पाते। तो रिसोर्सेज भी उतने जरूरी हैं, लेकिन स्किल्स और डेडिकेशन पहले, क्योंकि जब आपकी स्किल्स डेवलप होंगे, अगर उसको ये पता नहीं होता कि मुझे ऐसा करना है तो कैसे कर लेता। तो वो स्किल्स और उसकी वो चीजें थी, लेकिन एक रिसोर्स भी जरूरी था, वरना वो हाथ से थोड़ी ना करता था। तो दोनों चीजें हर जगह पे एक एक बराबर तरीके से चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपके पास आप स्किल्स बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज कम है, तो उसका कोई मतलब नहीं। चीजें बैलेंस होंगी तभी आप आगे जा सकते हो। अगर नाव है, नाव अगर बैलेंस होगी तभी तो पानी फ्लोट करेगी। अगर आप एक तरफ बैठ जाओगे तो पलट ही जाएगी ना। तो वो दोनों चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आज के समय में मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री में करियर ऑप्शंस के क्या हो सकते हैं यूथ के लिए? आजकल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास सब रिसोर्सेज। आप अगर फोन खोलो, अगर आपके पास आइडियाज अच्छे हैं ना, तो यू डोंट बिलीव, आप एक छोटे से गांव में छोटी सी जगह बैठ के ना आप दुनिया को बहुत कुछ कर करके दिखा सकते हो। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो शायद बहुत छोटे से गांव से आते थे और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर उस यंग समिट में फोटो खिंचा रहे हैं। तो वो उनकी क्रिएटिविटी है। और ये लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं और आपको ये लग रहा है कि आप नोएडा जाके, दिल्ली जाके, बॉम्बे जाके कुछ करोगे, तो वो समय तब था जब मीडिया नहीं था, इस पावर पे, उस बूम पे, उस चाम पे नहीं था। आज आप अपने घर पे बैठ के अपनी क्रिएटिविटी, लेकिन क्रिएटिविटी भी एक अच्छे मोटिव पे, इंटरनेट पे बहुत कुछ चल रहा है, एक पॉजिटिव भी चलता है, नेगेटिव भी चलता है, और नेगेटिव की तरफ आप बहुत जल्दी भागते हैं। हमेशा कभी भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, आप लोग के बहुत अच्छे टर्म्स है, आपने एक दूसरे की हेल्प करी, और अचानक से आपके बीच में कोई एक पॉइंट पे बात हुई, तो आप उसकी सारी पॉजिटिव चीज भूल के आप उसकी नेगेटिव चीज को पकड़ लोगे। और यही हमारे यूथ के साथ है कि हम ऐसी चीजों को सबसे पहले पकड़ते हैं जो जो निगेटिव चीजें स्प्रेड कर दें। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपको मीडिया इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, तो पहले आप अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने एजुकेशन को बढ़ाइए, अपने ह्यूमर को बढ़ाइए, अपने सरकाज़म को बढ़ाइए, और आप सबसे खास चीज अपने मोरल जो है आपके, जो उनको, उनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करिए। तब आप एक अच्छे लेवल पे जाके एक अच्छे अच्छे व्यक्ति के रूप में आगे आ सकते हैं। स्कूल टाइम से ही कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जिससे करियर मजबूत बन सके? मेरे हिसाब से स्कूल टाइम में, अगर आप मैं मेरे मेरा जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन आप जिस स्कूल में हैं तो थैंकफुली आपके जो डायरेक्टर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत क्रिएटिव है और उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपकी एजुकेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसा भी नहीं कि आप एजुकेशन छोड़ के और अनदर एक्टिविटीज में भी लगे रहो और एजुकेशन को जीरो करो। एजुकेशन के साथ साथ आपको कोशिश करनी चाहिए कि किताबों से थोड़ा सा प्यार करो। मतलब वो जो पढ़ाने वाली साथ साथ और भी जो किताब है, जैसे कि आप कोई लिटरेचर पढ़िए, आप कोई भी जॉनर उठा लीजिए, कोई भी ऐसी किताब जो आपको लगता है कि जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने ऊपर काम करिए कि हम अपने आप को कैसे रीडेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी में देखते हो कि बहुत सी यंग यंग लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो एकदम बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत एकदम, तो वो स्किल से होता है। और सबसे पहली चीज क्या है कि आपको स्कूल टाइम में सबसे जरूरी चीज है कि फोन जो आप लोग यूज कर रहे हो, उन फोन में आप क्या कंटेंट देख रहे हो, पहले आपको वो चुनना जरूरी है। अगर आप अच्छी चीजें देखेंगे,
अच्छी चीजें सीखेंगे तभी आप बेहतर बन पाएंगे। तो फास्ट नहीं करना, एक स्लो तरीके से स्टेप बाय स्टेप। आजकल क्या है कि लिफ्ट वाला सिस्टम है ना, कि सबको बटन दबा के जल्दी ऊपर जाना है, तो वो लिफ्ट अगर कभी अटक गई ना तो फिर निकालने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप कैसे पहचानते हो कि किसी बच्चे में लीडरशिप या क्रिएटिविटी मौजूद है? लीडरशिप और क्रिएटिविटी ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लीडरशिप इज लाइक कि आपके 100 बच्चे बैठे हैं, कोई उसका एक ऑरा है, या फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है कि उसको, उन लोगों को लगता है कि हम इस व्यक्ति से प्रभावित है, उसकी भाषा शैली ऐसी है या उसका उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि वो एक लीडर बन सकता है ना। और लीडर बनने के साथ साथ लीडर आप तब बन पाते हैं कि लीडर से अच्छा आप एक अच्छा दोस्त बने, लोग आपसे सीखें। और लीडर बनना मेरे हिसाब से, मतलब मैं अपने आप को लीडर तो नहीं मानता क्योंकि मेरे ऑफिस में सब लोग काम करते हैं, और इवन मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं सीखने पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ कि आज आज मैं आप लोगों से मिला तो मैंने सोचा कि आज आपसे मैं कुछ सीख के जाऊँगा। तो लीडरशिप जो है वो क्वालिटी मैं तो नहीं, मैं पहचान भी नहीं पाता हूँ सही मायने में, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ, मैं सब में घुलना मिलना, मतलब पानी में शक्कर की तरह हूँ कि सोशल मैं, इंटरेक्शन हाँ आपका। बस सोशल इंटरेक्शन करूँ, बाकी लीडरशिप जैसा तो मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। टीनेजर करियर कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकलें? उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? टीनेजर करियर काउंसिल, एक्चुअली आपकी जब एज है ना, आपको करियर काउंसलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गए। जब आई वॉज इन स्कूल तो मैं इतना करियर काउंसिल को लेकर फोकस्ड नहीं था, लेकिन आजकल करियर काउंसिल क्योंकि एक बहुत बड़ा एक स्टेप है लाइफ में कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो करियर काउंसिल को लेकर टीनेजर्स को सबसे पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो कि आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। फिर आपके गार्जियंस के साथ, जो आपके मेन गार्जियन, क्योंकि आप जिनके साथ आधा दिन बिताते जो कि है आपके टीचर्स, आपके आपके डायरेक्टर्स, आपके स्कूल की अथॉरिटीज की, जो आपको सही गाइड दे कि आपको ये करना चाहिए। लाइफ में क्या है ना कि सबको सब कुछ बनना है। मुझे एक टाइम पे एस्ट्रोनॉट भी बनना था। कल्पना चावला के बारे में मैंने सुना तो मैंने सोचा एस्ट्रोनॉट बनना है, सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा तो मैंने सोचा क्रिकेटर बनना, सबको सब बनना होता है। लेकिन करियर काउंसिल आपको तब समझ आता है अपने बड़ों से आप डिस्कस करते हो, खुद से फैसले लेना कभी कभी ना गलत भी गलत हो हो जाता जाएगा। है। रेडियो डमरू जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करने के लिए कौन सी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है? रेडियो डमरू, पहली चीज तो रेडियो डमरू डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। रेडियो डमरू एक रेडियो स्टेशन है जो कि आपके शहर का अपना इकलौता एफएम है। और एफएम रेडियो पे काम करने के लिए, और रेडियो डब्ल्यू डिजिटली भी काम करता है एनीवे, लेकिन एफएम मैं उसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो आपकी अपनी आवाज है वो। और एफएम पे काम करने के लिए सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी जो है ना, वो आपका सबसे पहला जो मेरे हिसाब से जो मानता हूँ, आपकी आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन, आप क्या लिखते हैं, आप कैसे, आप किस चीज को किस तरीके से बुन रहे हैं। जैसे स्वेटर बुनते हैं तो पूरा प्रक्रिया होता है ना, तो वैसे शब्दों को कैसे चुन के आपकी वोकेबलरी कैसे काम करती है, किस किस पैटर्न में आपको काम करना है, उसमें भी अलग अलग सेक्शन है। कोई कोई कॉपी राइटर है, जितने भी, अगर आपने कभी एड्स देखे हो, टीवी एड्स तो देखे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्टर है सबके काम अलग अलग है। कॉपी राइटर का काम है वो एड्स लिखना, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया की टीम का काम है उस एड्स को डिजाइन करना, कैसे क्या करना। फिर जो और लोग हैं आरजेस का काम है रेडियो जॉकी से कि उनको किस तरीके से डिलीवर करना। तो सबके अपने अपने काम है। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप उस लाइन में जाइए, उसको सीखिए। मस्ट यही है कि आप जितना स्किल्स को डेवलप करेंगे, आप धीरे धीरे उसमें आप एडजस्ट होते जाएंगे। आज लगभग करियर में क्रिएटिविटी की क्या भूमिका है? आज के टाइम में अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप कुछ नहीं है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है कि आपको क्रिएटिव होना है। अगर आप एक ही लूप में रहना चाहते हैं तो दिस इज नॉट अ क्रिएटिविटी। तो डेली रूटीन है, सुबह उठे, खाना खाया, ऑफिस गए, स्कूल गए, फिर 4 फाइलें साइन करी, 4 होमवर्क कंप्लीट किए, फिर लंच किया, फिर 2-3 बजे अपना कुछ देखा, 5 बजे घर गए, ट्यूशन गए, 6 बजे टीवी देखी, 8 बजे या फिर सो गए। तो क्या किया जाता, क्या प्रोडक्टिव क्या किया? बट क्रिएटिविटी कुछ, मतलब क्रिएटिविटी का मतलब कुछ तो करो। आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपने सोचा कि अपने टीचर का, सर आज आप मेरे को ये जो प्रैक्टिकल आप बता रहे हो, आज हम लोग उसको करके देखते हैं। या फिर आपको आज जो भी लर्निंग्स का आपने क्लास से बोला कि चलो ठीक है, आज हम लोग मास ग्रुप मास में बैठ के आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक्स पे। तो डेली अगर आपकी लर्निंग रहेगी तभी आप क्रिएटिविटी के साथ रहो। और जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी रहेगी, तो मैं आपको यकीन मानो, अमिताभ बच्चन जी 82 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी अगर आज जिंदा है तभी वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक आप क्रिएटिव रहेंगे तब तक आप जवान भी रहेंगे, आप जिंदा भी रहेंगे, और आप लोगों के बीच में दिखते भी रहेंगे। सोशल मीडिया आज डिस्ट्रैक्शन पे आपकी क्या इस पे एडवाइस है यंग लोगों को? सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि
हमारे देश में क्या है कि हम लोगों को सब चीज़ बहुत ईज़िली मिल गई। फ़ोन्स हैं आपके, आपको पत हमें नहीं पता कि आप क्या देख रहे हो। आपको जो मर्ज़ी आप उसमें वो देख लो। तो सबसे पहली चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि सोशल मीडिया से अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ़ का कुछ ऐसे स्टेप्स लो कि आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 घंटे फालतू के हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। तो उन 5 घंटों में आप फ़ोन के साथ ही कुछ ऐसा प्रोडक्टिव सीखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा, यार ये सोशल मीडिया में ये देखती हूँ कि कैसे हम जो है वो इस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्टडीज़ में ले लो कि कैसे हम आपकी जो भी थ्योरम्स होती हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिकल की चीज़ होती है, इनको कैसे हम बहुत ईज़ी वे में कर सकते हैं या कैसे हम अपने आने वाले टाइम में अपनी लाइफ़ में बेस्ट चीज़ें सीख सकते हैं, कैसे हम म्यूज़िक को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम स्पोर्ट्स में ये चीज़ सीख सकते हैं और उस चीज़ को आप उस वे में ले जाओ। रील्स देखने से या हँसने से या मीम शेयर करने से लाइफ़ नहीं चल जाती कि मेरे साथ भी मेरे स्कूल के भी बहुत मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं। मुझे लगता है कि मेरे स्कूल में 80 लोग थे मेरे क्लास में और उन 80 में से शायद 4-5 लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। बाकी आज वही लोग हैं जो आम ज़िंदगी जी रहे हैं और आम ज़िंदगी इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी रिस्क और क्रिएटिव बनना सीखा ही नहीं। और ऐसे ही इस कॉलेज में भी था, जब मैं कॉलेज में था तब एक टाइम था कि लोग मुझे नहीं पूछते थे और आज वो टाइम है टचवुड मतलब बहुत प्यार करते हैं लोग और कभी भी उनकी कुछ हेल्प होती है तो मैं हमेशा करता हूँ। तो हमेशा आपको सीखना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन अगर मैं उस समय सोशल मीडिया के साथ हमारे टाइम में तो दिल्ली एनसीआर में तो बहुत क्लबिंग वगैरह चलती है। यंगस्टर्स को बड़ा शौक रहता है कि यार हमें टाइम पे मतलब टाइम मिल जाए तो एक पार्टी होस्ट कर लें, तो कभी मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ा। और उसका नतीजा है कि आपको अपने आप को खुद से बांधना, आपका संयम आप खुद हो। पेरेंट्स आपको नहीं सिखाएंगे, आपको अपनी लाइन आपको पता है कि मेरी इसके आगे अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है और जिस दिन आपको पता लग जाएगी मेरी ये लाइन है, इससे मैं इसको क्रॉस नहीं करूंगा, उस दिन आप इंसान बनने के कगार पर आ जाएंगे। आपका मतलब डेली रूटीन क्या है? आप मेरा डेली रूटीन ऐसा सच कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पूजा करता हूँ और उसके बाद मैं फिर किताब पढ़ता हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें होती हैं क्योंकि ज़रूरी है। मैं सुबह 9-10 बजे उठता हूँ, आराम से रात में 2-3 बजे तक सोता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ ना कुछ आइडियाज़ ढूँढता रहता हूँ। जब कुछ नहीं मिलता है, तो अपने ऑफ़िस के एम्प्लॉइज़ को उनके कान खाता रहता हूँ कि भाई कल तुम्हें ये टास्क करके देना है। क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। मतलब अपने घर पे भी होता हूँ तो कुछ नहीं मिलता तो मम्मी सब्ज़ी बना रही हो तो मैं तो कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप सब्ज़ी काट दो, छौंक मैं देता हूँ। तो डेली रूटीन में ऐसा कुछ नहीं, बस ये चीज़ डेडिकेशन है कि आपको सुबह जाके अपने काम को देखना है, जो आप कर रहे हो और उस काम में क्या नया कर रहे हो। ये उन्हें के बताना है। मेरे ऑफिस में डेली कुछ ना कुछ नया होता है और इसीलिए आज रेडियो डमरू को 3 साल हो गए हैं और हम उसको बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करके लोगों तक वो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं और आप सब यंगस्टर के साथ जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स अपना छोटा सा पॉडकास्ट या ऑनलाइन शो शुरू कर सकता है? और ऑब्वियस सी बात है, पॉडकास्ट देखो, ये चीज़ है, पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेस्ट होता है। बहुत से बच्चे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो हम लोग बात करें उनके लिए प्रोडक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि उनको उनको लगता है वो ये चीज़ें जो है उनके लाइन लाइट टाइप की नहीं। लेकिन पॉडकास्ट जस्ट लाइक जैसे आप लोग बोल रहे हो इसको पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट करो, लेकिन पॉडकास्ट से ज़्यादा बेस्ट ज़रूरी कि आप एक ग्रुप मासेस में बैठ के कम्युनिकेशंस करते हो ना, तो आपकी स्किल्स डेवलप होते हैं, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, आप कुछ नया प्रोडक्टिव सीखते हो। और पॉडकास्ट इसलिए भी बेस्ट है कि जिससे आपका बॉडी जेस्चर, आपकी बात करने का तरीका, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कि कल को बहुत सारे लोगों को आईएएस भी बनना होगा, बहुत सारे लोगों को पुलिस में भी जाना होगा है, बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसे फील्ड्स में जाना है जहां पर बोलना पड़ता है। तो कैसे स्किल्स डेवलप होगा क्योंकि आप सीखोगे, आप बोलना सीखोगे कैसे बोला जाता है। मैं लगातार फ्लुएंटली आपसे बोल रहा हूँ तो वो रिदम है कि आदमी को कैसे बांधा जाता है। तो पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है और उसमें आप कुछ ना कुछ नए आइडियाज पे बात करिए कि क्या हम नया क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के यंगस्टर जितने भी आप जब नए कॉलेजेस में जाओगे और जब आप अपने स्कूल से सीख के जाते हो ना, तब वो प्राउड फील होता है कि यार ये लोग ये चीज कर रहे हैं तो मैं करके आ रहा हूँ, अब मैं क्या नया करना चाह रहा हूँ, ये अब मैं तुम्हें बताऊं कि इसके आगे क्या नया करें। तो आप टाइम के साथ अगर चलते रहोगे ना तो बहुत आगे बढ़ोगे। आप क्या टिप्स दोगे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए? पहली चीज तो पढ़िए। हम्म, पढ़िए का मतलब ये नहीं कि किताब के अलावा न्यूज़पेपर भी पढ़िए, क्योंकि आपको दुनियादारी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आप बुक रीडिंग करिए, आप अलग अलग लिटरेचर उठाइए, इतिहास उठाइए, सब पढ़िए। इससे क्या है, कम्युनिकेशन आपकी तब बेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर वालों, जब बच्चा छोटा होता है, जब घर वाले जैसा बोलते हैं
ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई इंडियन आदमी ब्राजील में पैदा हो तो हिंदी बोलने लगे। नहीं। अगर ब्राजील में रहेगा तो अगर वो इसी इन्वायरमेंट में रहेगा तो ब्राजीलियन लैंग्वेज ही तो सीखेगा। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो पहला तो फैमिली से होता है कि आपकी कम्युनिकेशन। मेरी मम्मी हिंदी की टीचर है तो मैं हमेशा से थोड़ा लिटरेचर के करीब रहा, उनसे सीखता रहा। वो पोएम पोइट्रीज वगैरह लिखती थी, संस्कृत भी वो हम पढ़ाती थी, लेकिन मैं संस्कृत में इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैंने उनसे सीखा। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको क्या है कि आप अपने किताबों से लर्निंग से इतना प्यार करेंगे, बड़ा मजा आता है, फिर आपका कम्युनिकेशन अपने आप बेस्ट हो जाता है। आप अलग अलग किताबें पढ़िए ना, देखो आपको कितने नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको अपने दोस्तों को बताओ यार ये चीज ऐसी है, तो उसे ही कम्युनिकेशन करते हैं बस। आप कुछ किताबें सजेस्ट करोगे, मतलब जो आपने पढ़ी और आपको अच्छी लगी हो? टॉप 5 आप बता सकते हो रैंक करके। ऐसे तो बहुत सारी किताब है। देखो मैं किसी ऑथर, इंडिविजुअल ऑथर या किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को मैं खुद से नहीं, मैं तो प्रेमचंद की भी पढ़ लेता हूँ। मैंने लाइफ ऑफ पाई भी पढ़ी थी, जब मूवी देखने से पहले मैंने लाइफ ऑफ पाई भी पढ़ ली थी। मैंने क्या कहते हैं वो श्रीकांत शुक्ल जी की भी किताब है। मतलब मुझे ऐसा है कि स्टोरी क्या है। एक किताब है पीली छतरी वाली लड़की, बनारस डायरीज, ये किताबें हैं। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ऑथर कौन है, क्या है, किताबों में अच्छा क्या है, उससे आप क्या क्रिएटिव सीख रहे हो, स्टोरी कैसी है। तो वो अगर आप पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आप ऐसा नहीं सबका जॉनर अलग हो, मुझे कुछ अलग पसंद है, आपको अलग हुआ, इनको अलग हुआ, सबको कुछ कुछ और अलग हुआ, लेकिन बस अपने रूट्स जो है ना वो लर्निंग जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक आप बढ़ते रहोगे। क्या रेडियो डमरू इंटर्नशिप का मौका देता है? ऑब्वियसली बात है। और रेडियो डमरू आपका एफएम दावा का वो इसीलिए है कि आप जैसे यंगस्टर्स आए, कैसे एफएम स्टूडियो काम करता है, कैसे रेडियो जॉकीज बनते हैं, कैसे आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जाके जुड़ सकते हैं, कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन की वजह से बड़े बड़े लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हमारे एफएम में कई बड़े सेलिब्रिटीज आए, उन्होंने अपने इंडोर्समेंट्स भी भेजे, कई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज भी हुए। हम टावा के अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे डीएम एसएसपी, जिनसे लोग मिलने से झिझकते हैं, लेकिन हम अपने उन लोगों को इस तरीके से तैयार करते हैं कि आप अपनी बात और लोगों की बात वहां तक पहुंचाते हैं। तो रेडियो डमरू इज द बेस्ट मीडियम कि आप आइए, सीखिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, आगे बढ़िए और अपने शहर का नाम ऊंचा करिए। रियल वर्क एक्सपोजर किसी स्टूडेंट के करियर को कैसे शेप करता है? सॉरी, रियल वर्क एक्सपोजर हाँ किसी भी स्टूडेंट के करियर को कैसे शेप करता है? देखो एक्सपोजर, ये सवाल जो है ना वो उस लेवल का सवाल है। एक्सपोजर को जब आपके पास एक्सपोजर की बात करें, जब आप एक्सपोजर आपके पास होता है तो स्टूडेंट को आज के टाइम पे क्या है ना कि आप सोशल मीडिया देख रहे हो और टाइमली लोगों के पास एक्सपोज, बड़ी जल्दी लोग ग्रो करते हैं और उतनी जल्दी लोग गायब भी हो जाते हैं, तो उसे हम एक्सपोजर नहीं कहते। एक्सपोजर स्टारडम और एक्सपोजर जो है ना वो तब आपको मिलता है जब आप सीखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं और आप बेसिक रूट से आप काम करना शुरू करते हैं, तो वो उसका एक अलग चार्म रहता है। मीडिया या रेडियो में आगे बढ़ने के लिए कौन-कौन से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स फायदेमंद होते हैं? मीडिया में, मीडिया जस्ट लाइक जो आपने सबसे पहले हिट दे दिया, सबसे पहले ब्रेक कर दिया, सबसे पहले आपने वो चीज लोगों के बीच में रख दी जो हर किसी के पास नहीं है, तो मीडिया ऐसे काम करता है। और मीडिया में आपको एक्सपोजर तभी मिलता है कि जब आप ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज में टाइमली इन्वॉल्व रहे, और तभी आप धीरे धीरे बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, एक बुराड़ी कांड अगर आपने किसी लोगों ने सुना हो तो जहाँ पर करीबन 12 लोगों ने एक साथ आत्महत्या करी, वो बहुत बड़ा कांड था। वहाँ पे हमारे एक जानने वाले एंकर हैं जिन्होंने स्टोरी कवर की थी, एंकर रिपोर्टर हैं, उन्होंने स्टोरी कवर की थी, वो स्टोरी अब नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ नहीं था, वो व्यक्ति वहीं बुराड़ी में घूम रहा था, चाय पी रहा था, ऐसे जस्ट नॉर्मल डे पे जैसे हम भी घूम रहे हैं, और समाओ एकदम से पता लगा कि ये घर में 12 लोग की लाश मिली, और वो सबसे पहले कैमरा खोल के सीधे लाइव, तो आप समझ रहे हो, तो वो हिट होगा और नेटफ्लिक्स ने उस स्टोरी को उठाया, और आज वो देखो वो आदमी चाम पे है, वो इज माय गुड फ्रेंड, और अभी भी वो ऐसे घूमता है, और कई स्टोरीज उसने ऐसी कवर करी। अभी दिल्ली में जो हुआ कुछ दिन पहले, उसकी स्टोरी भी वो वहीं पे तलाल के लिए उसने कवर किया। तो जो पहले ब्रेक कर देता है ना वही मीडिया पे सबसे आगे मिलता है। योर व्यू डिसिप्लिन और वैल्यू करियर सक्सेस में क्या भूमिका निभाते हैं? दोनों चीजें। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि आपको अपने काम को कैसे करना है, तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो वैल्यूज चीजों को कैसे करोगे। वैल्यू का मतलब क्या यार, आप आपसे मैंने बोला कि यार आपको कल ये काम करना है और ये आपके लिए बेस्ट है, आप इससे प्रोग्रेस कर सकते हो, तो आपने उस चीज की वैल्यू नहीं करी और उसकी जगह कोई आपका फ्रेंड करके चला जाए, उसको प्रोग्रेस मिल जाए,
तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो फिर आप चीजों को वैल्यू करें, दोनों एक ही तरह बैलेंस करके तो दोनों चीजों को नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी चाहिए? हैबिट वही है जो, देखो पेरेंट्स, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को आप उनकी रिस्पेक्ट करो, अपने टीचर से आप सीखो कि, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमको सब पता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी अपने बड़ों से सीखो कि कैसे उन्होंने लाइफ को अपने टेप बनाया, कैसे वो लेके आए, अब आप उसको बेहतर कैसे करें। तो लाइफ में आप तभी बेस्ट कर सकते हो जब आप अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से और ऐसी चीजें सीखो कि जो उनकी लाइफ को आपको लगता है कि ये इस लेवल पर पहुंचे, तो उनके कुछ मोरल्स होंगे, कुछ उनके डिसिप्लिन होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे, तब वो वहां पहुंचे। जब आप कुछ चीजें सीखोगे ना, तब आपके अंदर वो डेवलपमेंट आएगा, तब आप आगे पहुंच पाओगे। आपकी लाइफ में ऐसी क्या डिसिप्लिन हैं जो आप मतलब फॉलो करते हो भले ही कितना कुछ भी हो जाए? मैं अपना शो डेली करता हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ लेकिन मेरा शो सुबह ऑन एयर हो जाएगा। ये मेरा डिसिप्लिन है कि मेरे को खांसी जुकाम की बात अलग है जब मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, वरना मैं इटावा में हूँ या नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। जब मैं रशिया में था, टाइम जोन अलग था, लेकिन मैं अपना शो टाइमली भेजता था। तो अपने काम को लेकर जब तक आप डेडिकेट नहीं होगे तब आपके लिए समस्या है। रेडियो डमरू तभी चलेगा जब, अगर मैं ही काम करके नहीं दूंगा तो फिर मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं वो भी फिर उसको लाइटली लेंगे ना। तो पहले खुद में आपको ये करना है कि तुम्हें क्या करना है, ये मुझे डिसाइड करना है, फिर उसके बाद वो कहेंगे, मुझको देख के कहेंगे नहीं, अगर उनका वो कर सकते हैं कहीं से तो मैं क्यों ना। Okay, so this is segment F, rapid fire now. Now we are going to ask you some questions that are fun and insightful. आपका फेवरेट रेडियो पर्सनैलिटी? एक स्किल जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। वन लाइन एडवाइस, कैरियर चुनते समय ध्यान रखें कि कैरियर चुनते समय ध्यान रखें। सबसे पहली चीज है कि आप चुन क्या रहे हैं, फिर तब ध्यान रखना है तो चुन क्या रहे हैं, तो कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है। If you were 17 again, what would be the first thing you would do? एक बार फिर से कोई स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ। What do you miss the most about your school life? मेरे सारे दोस्त जो हम लोग कभी एक दूसरे को मतलब के लिए जीते थे, आज सब चले गए हैं, तो उनको बड़ा मिस करता हूँ। Okay, so this is the segment number 4, youth message. So हमारे सुनने वाले छात्रों को आप क्या एडवाइस देके जाएंगे? मैं एडवाइस देने वाला कोई नहीं, मैं बस इतना कहूँ कि जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से करिए, डेडिकेशन से करिए, और अपने मोरल्स और अपने वैल्यूज की, अपनी फैमिली की वैल्यूज का ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लीजिए जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ 10 साल पीछे जा सकती है। आजकल बहुत जल्दी में हम लोग, बहुत जल्दी सारी कामयाबी चाहिए, पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना। तो पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, फिर देखो वो जो आपको चाहिए वो आपके पास परमानेंटली मिलेगा। सर, आपके अनुभव और विचारों ने हमें नई दिशा दी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Students of Javitri Academy will definitely gain confidence and clarity from your journey. Thank you. थैंक यू।